हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि हम इसमें टाइटल में भी देख सकते। देखिए, इस थ्योरी को समझने से पहले हमें थोड़ा क्लासिकल थ्योरी को रिकॉल करना होगा। जो क्लासिकल जो हमारी थ्योरी थी वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या व्यूज़ रखती थी, उसको थोड़ा हमें समझना होगा। देखिए, क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, वो तीन चीज़ों पे बिलीव करते थे: सेज लॉ ऑफ मार्केट, बेस फ्लेक्सिबिलिटी और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे बिलीव करते थे। लेकिन जो केंज है, केंज ने इन तीनों चीज़ों का क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बोलता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। अगर ऐसा होता एक्चुअल में तो 1930 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो क्यों आया? अगर सप्लाई खुद क्रिएट अपनी डिमांड कर रही है तो उस टाइम तो इनकम बहुत कम हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई थी, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया था। क्यों? ठीक है, तो इन चीज़ों के पास जो क्लासिकल के पास इसके बारे में कोई भी जो है एक परफेक्ट जो है थ्योरी नहीं थी। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या बोला था उन्होंने, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, कि वेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। आप उसको जितना मर्जी इंक्रीज कर दो, जितना मर्जी डिक्रीज कर दो, उससे भी क्या कर सकते हैं आप, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, एक इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी एक्चुअल में नहीं होता है। इसका भी जो क्या है, केंज के द्वारा क्या किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया। अगर इन शॉर्ट में हम बोले, जो हमारी क्लासिकल जो थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी बोलती थी कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक मार्केट के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, हमेशा ही क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, हो सकता है कि शॉर्ट रन में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन जो मार्केट की जो फोर्सेज है, डिमांड सप्लाई एक्स्ट्रा वगैरह, वो क्या करती है, वो इसको मेंटेन करती है खुद। क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल तक मार्केट हमारा आ जाता है। ये क्या बोलती थी, हमारी क्लासिकल थ्योरी बोलती थी। लेकिन केंज ने इसको पूरी ही थ्योरी को बदल दिया। उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि देखिए जब 1930 में, ठीक है, हम जानते हैं कि ये क्या हुआ था, 1930 में हमारी द ग्रेट डिप्रेशन हुई थी। ठीक है, जो द ग्रेट डिप्रेशन हमारा 1930 में क्या आया था, द ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन हमारा 1930 में आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट पूरा ही क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्लासिकल थ्योरी सफिशेंट नहीं थी। ठीक है, इसीलिए केंजन ने जो है एक 1936 में, ठीक है, 1936 में केंज ने क्या किया, एक अपनी थ्योरी दी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केंजन थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस थ्योरी के द्वारा क्या किया गया कि जो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने में काफ़ी हद तक मदद मिली। तो इस थ्योरी को हम समझेंगे, ये थ्योरी कैसे वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, देखिए जब केंज की बात आती है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया था कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर होना ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी इकोनॉमी को हमें बूस्टअप करना है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सोशल वेलफेयर के बारे में सोच सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो केंज ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो थ्योरी जो प्रस्तुत की थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या एक वर्ड यूज किया था कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो क्या करना होगा, हमें इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा। ये ये चीज़ उन्होंने बोली थी कि अगर हमें क्या फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को मेंटेन करना है तो हमें क्या करना होगा, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा। ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इसको हम समझेंगे। देखिए, इफेक्टिव डिमांड में दो चीज़ें आती हैं हमारी। इफेक्टिव डिमांड में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दो चीज़ें क्या आती है हमारे पास, इफेक्टिव डिमांड में आती है। ठीक है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, वो क्या होती है, हमारी इफेक्टिव डिमांड होती है। अब हम समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कि जो हमारे इकोनॉमी के अंदर
गुड्स और सर्विस के लिए कुल डिमांड होती है। हमारे इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विस अवेलेबल है उसके लिए जितनी भी डिमांड होती है, जो कुल डिमांड होती है हमारी, अगर हम शॉर्ट वे में बोले कि जो हमारे पास गुड्स और सर्विस के लिए जो कुल डिमांड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई होती है। एग्रीगेट सप्लाई होती है कि एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी मात्रा उपलब्ध है, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, जहाँ ये दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव डिमांड। अब हम इफेक्टिव डिमांड को थोड़ा सा पहले समझेंगे कि इफेक्टिव डिमांड एक्चुअल में होता क्या, थोड़ा इसको हम इलोबरेट करेंगे कि ये चीज़ बोलती क्या है। तो बात करें हम इफेक्टिव डिमांड की। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड होती क्या है, देखिए सपोज करिए कि मेरे पास 1000 रुपये है, मेरे पास कितना है, 1000 रुपये है। अब ये 1000 रुपये मेरे पास है, इट मीन्स कि मेरे पास 1000 रुपये की डिमांड है। मैं 1000 रुपये की वैल्यू है मेरे पास, तो 1000 रुपये की मेरे पास क्या डिमांड है। तो ये थ्योरी क्या, ऐसा तो है नहीं कि भाई 1000 रुपये हर व्यक्ति जितनी इनकम होती है उसको सारा ही खर्च करता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ क्या करता है, कुछ व्यक्ति कुछ कंजप्शन करता है और उसमें से कुछ सेविंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये मेरा सारा क्या है, इफेक्टिव डिमांड नहीं है। यहाँ इसमें से जो जब मैं सेविंग घटा दूंगा, मान लीजिए मैंने 200 रुपये सेव कर लिए। ठीक है, 200 रुपये मैंने सेव कर लिए और 800 रुपये का क्या कर लिया, मैंने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 800 रुपये का मैंने कंजप्शन कर लिया, तो 800 रुपये की मेरे लिए सप्लाई आई ना, तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। जो एक्चुअल में खर्च किया गया, जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया गया और उस एक्सपेंडिचर के लिए आपकी जो एक्चुअल सप्लाई मिली आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। अगर शॉर्ट में बोले जो आपको रियल डिमांड होती है, ठीक है, जो आप एक्चुअल में खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, ये हुआ इफेक्टिव डिमांड का। ठीक है, इसमें एक छोटी सी टर्म और आती है। ठीक है, एक छोटी सी टर्म इसमें और आती है, तो हम इसको थोड़ा एक डायग्राम से भी समझेंगे कि केंज क्या बोलते थे। तो इसमें एक छोटी सी टर्म आती है एग्रीगेट डिमांड प्राइस, एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज आती है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस ये क्या होती है, इसको थोड़ा समझेंगे हम। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होती है, सपोज करिए कि मार्केट में एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, उसने कोई ये प्रोडक्ट तैयार किया, इसको कोई भी प्रोडक्ट बोल लीजिए, ये वाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। कोई प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट, उसने इतना प्रोडक्ट क्या किया, तैयार किया, बना के, किसी भी या पर्टिकुलर इसमें गुड्स ले लो, तो उसने एक इतना प्रोडक्ट बना के तैयार किया। इस प्रोडक्ट को बेचकर जो उसको लगता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेच दूंगा तो मुझे क्या है, इतनी इनकम प्राप्त होगी, जितनी उसको लगता है ना, एक अनुमानित करता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेच के जो मुझे इनकम प्राप्त होनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या बोलते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर होता है, जो उसने क्या किया होता है कि कोई गुड्स बनाई होती है, उस गुड्स को बेचकर जो उसे इनकम प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है, दूसरा इसमें आता है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ठीक है, इसको भी हम मतलब इजी वे में कि एक देखिए, जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने कोई भी वाई प्रोडक्ट ये है, उसने ये वाई प्रोडक्ट क्या किया है, तैयार किया हुआ है। तो जो उसने प्रोड्यूसर ने जो मतलब एक प्रोडक्ट बनाया है, उसके ऊपर उसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी, बिना कॉस्ट के तो कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता। तो उसे लगता है कि मुझे इतनी मिनिमम कॉस्ट तो मिलनी चाहिए जितना कि उसने लगाई हुई है। ठीक है, उसे लगता है कि वो मतलब एक एज्यूम करता है कि मुझे इतनी मतलब मिलना चाहिए, मुझे जो एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को मेंटेन कर सके, प्रोडक्शन आगे जारी कर सके। तो उसको जो लगता है, जो उसको प्रोडक्ट को बेचकर उसे लगता है कि मुझे इतनी जो है इनकम तो मिलनी ही चाहिए जो मैंने लगाई हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट
सप्लाई प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम समझेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट जो केन्ज के द्वारा दिया गया था, उसको हम समझेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या समझा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा। अभी तक हमने समझा, देखिए क्लासिकल का एक अलग मैटर था, उन्होंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर होता है, बाकी किसी को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट की फोर्सेज सॉरी जो मार्केट की फोर्सेस है वो खुद मेंटेन कर लेती है फुल एम्प्लॉयमेंट को। लेकिन जब द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 में, तो ये सारी की सारी थ्योरियाँ क्या हो गई थी, बिल्कुल व्यर्थ हो गई थी, इसका कोई काम नहीं रह गया था। वो उसको जो है ग्रेट डिप्रेशन से बाहर लाने में असमर्थ हो गई थी। ऐसे में केन्ज की एक विचारधारा आई, केन्ज ने 1936 में एक अपनी अप्रोच तैयार की, ठीक है, जिसको क्लासिकल थ्योरी जिसको केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से हम जानते हैं। उसमें उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना है तो हमें इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड होती है जो आपकी रियल डिमांड है, ठीक है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है, वो इफेक्टिव डिमांड होती है। ठीक है, अब इफेक्टिव डिमांड होगी, एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो कुल जो हमारे इकोनॉमी के अंदर जो टोटल जो गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी जो कुल जो हमारे पास टोटल जो गुड्स एंड सर्विस की क्या जो डिमांड होती है इसको कुल डिमांड बोलते हैं। ऐसे ही अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो हमारे इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस की जितनी अवेलेबिलिटी है, जितनी मात्रा है, उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी तक समझी। अब हम इसको समझेंगे एक डायग्राम से कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट जो केन्ज की जो विचारधारा है वो कैसे अचीव कर सकते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट को। एक डायग्राम से हम इसको समझेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनकम ले लो चाहे एम्प्लॉयमेंट ले लो, यहाँ हमने एम्प्लॉयमेंट ले लिया, यहाँ हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले ली। ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, देखिए इसके दोनों के स्लोप क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझेंगे। देखिए जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है वो फंक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इसलिए इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई होती है हमारी। ठीक है, एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो भी फंक्शन होता है हमारा, वो भी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ अगर ज़्यादा वर्कर्स काम पे लगेंगे तो ज़्यादा सप्लाई होगी ना। तो वैसे ये भी फंक्शन किसका है, एम्प्लॉयमेंट का, इसीलिए दोनों का स्लोप क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम्स को। ठीक है, ये देखिए ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। मान लीजिए ये एम्प्लॉयमेंट को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, ये ई पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, जहाँ पे ये मैच कर रहे हैं, दोनों एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड क्या कर रहे हैं, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एक समझ आता है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मानते हैं। अब सपोज करिए कि हम क्या करना चाहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। तो केन्ज ने क्या बोला कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, उन्होंने सिंपल सा बोला कि अगर हमें, अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है हमारी, डिमांड दो चीज़ों के लिए की जाती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है हमारी, एग्रीगेट सप्लाई होती है कंजप्शन प्लस सेविंग। सप्लाई क्यों की जाती है, या तो कंजप्शन के लिए या फिर उसको सेविंग करने के लिए। डिमांड क्यों की जाती है, या तो उसको कंज्यूम करना है या आगे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। तो अब ऐसे में उन्होंने क्या बोला था कि अगर हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो हमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, यानी हमें एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होगा, पुश अप करना होगा, हमें उसको बढ़ाना होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इसमें क्या होगा, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को हम जोड़ देंगे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड को जब हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ही क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव डिमांड हम इसको बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। ये क्या हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर हम सिंपल वे में बोले तो केंज की जो विचारधारा है, केंज बोलते कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, तो पहले तो उन्होंने बोला कि भाई जो क्लासिकल है सेज लॉ ऑफ मार्केट, उसका क्रिटिसिज्म किया कि ऐसा नहीं होता कि आप जितनी मर्जी सप्लाई करो वो सारी की सारी बिक जाएगी, उसका क्रिटिसिज्म किया। वेज फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर उन्होंने उसका भी क्रिटिसिज्म किया। ऐसा नहीं कि आप वेज जितना मर्जी बढ़ा दो, जितना मर्जी कम करा दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए भी क्या होता है कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हम ये नहीं कि बहुत कम वेजेस कर दें, ठीक है। अब अगर बहुत कम वेजेस कर देंगे तो कोई काम नहीं करना चाहेगा, क्यों, उतने कम वेज पे रेट पे कोई काम करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। वैसे ही उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने बोला कि जैसे क्लासिकल मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है। उन्होंने बोला कि नॉन रियलिस्टिक क्या एजम्पशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ही, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो देखिए ऐसा होता क्यों है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है। अगर हमारे देख एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, उससे क्या होती है, इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने से क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है। जब कंजप्शन बढ़ता है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो गुड्स होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो गुड्स होती है उसकी क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ेगी उससे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा जरूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी केंजियन थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।